रिमझिमगंज नाम का एक गांव था जहां अमित अपनी पत्नी दीप्ति और 2 बेटे कविश और अर्पित के साथ रहता था। मैंने कितनी बार कहा है कि घर में एक अलमारी ले आओ। कविश और अर्पित दोनों ही बड़े हो गए हैं, उनके कपड़े भी अभी ज्यादा हैं। कब तक मैं उन्हें पोटली में बांध कर रखूं? हाँ, तुम सही कहती हो। मैं आज ही बाजार जाकर एक अच्छी सी अलमारी देख कर लाता हूँ। अमित बाजार में जाता है और अलमारी की दुकान ढूंढने लगता है। तभी उसे वहाँ पर पुरानी वस्तुएं बेचने वाली एक दुकान मिलती है जहाँ पर पुरानी अलमारी भी रखी होती है। अमित उसे खरीद कर अपने घर ले आता है। ये देखकर दीप्ति कहती है, अलमारी लाने को कहा था, ये क्या पुरानी अलमारी ले आए तुम? नई अलमारी लाने में क्या दिक्कत हो गई थी तुम्हें? दीप्ति उसमें सारे कपड़े रख देती है और अगले दिन सुबह के वक्त कविश और अमित दोनों की दोस्त प्रीति घर में उन्हें बुलाने आती है। कविश, अमित, कहाँ हो तुम दोनों? भूल गए क्या? आज हमें संग्रहालय जाना है। याद है हमें। बस तैयार ही हो रहे थे। चलो, मैं भी तैयार हूँ। बस मुझे टाई पहननी है। माँ ने अलमारी में रखी है। कविश अलमारी में टाई ढूंढने लगता है मगर उसे टाई नहीं मिलती। अचानक से वो अलमारी के अंदर चला जाता है। अलमारी के अंदर एक अलग ही दुनिया बन जाती है। कविश अलमारी से अमित और प्रीति को आवाज लगाता है, अर्पित, प्रीति, मैं अलमारी में हूँ, अंदर आ जाओ। देखो यहाँ पर क्या चल रहा है। ये कविश तो अलमारी में चला गया। चलो, हम भी जाकर देखते हैं। प्रीति और अमित दोनों ही अलमारी में चले जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर अलग ही दुनिया है। चांद और सूरज दोनों एक साथ आसमान में दिख रहे हैं और दोनों ही बर्फ के बने हुए हैं। तुम बच्चे यहाँ क्या कर रहे हो? हम यहाँ पर अपनी अलमारी के द्वार से आए हैं। ओह, तो वो अलमारी अब तुम्हारे पास है। यहाँ पर सारे घर, सूरज और चांद बर्फ से क्यों बने हुए हैं? बहुत लंबी कहानी है बेटा। जाओ, अपनी दुनिया में जाओ और खुशी से जियो। नन्हा जी, कृपया करके हमें ये कहानी बताइए ना। अगर तुम लोग सुनना ही चाहते हो तो चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। नन्हा उन्हें थोड़े आगे ले जाकर अपने प्रधान को दिखाता है जो बर्फ में फंसे हुए रहते हैं। ये हमारी दुनिया के प्रधान थे। करीब 20 साल पहले की बात है जब हमारे प्रधान ने ये तय किया था। ये गांव बाहरी दुनिया से गुप्त है। इस गांव को मेरे पूर्वज ने नए आयाम में बनाया था जिसका दरवाजा मेरे पास है। मैंने तय किया है कि हम दूसरी दुनिया के लोगों के साथ मेलजोल करके खुशी से जिएंगे। इसीलिए मैं अपनी दुनिया का दरवाजा एक अलमारी के अंदर बनाऊंगा। प्रधान जी दूसरी दुनिया के लोगों के साथ मेल जोल करना चाहते थे। उन्होंने दूसरी दुनिया में जाने का दरवाजा अलमारी में छुपाकर रख दिया ताकि वो एक बार दूसरी दुनिया में जाकर लोगों को देखे। प्रधान जी दूसरी दुनिया में जाते हैं और वहाँ पर उन्हें सिद्धांत नाम का व्यक्ति मिलता है। कहाँ से आए हो तुम? पहले कभी तुम्हें मैंने इस गांव में नहीं देखा। जी, मैं इस गांव से नहीं हूँ, मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। दूसरी दुनिया से हो? जी, मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ। दरअसल मेरे पूर्वज यहाँ आया करते थे। उसके बाद उन्होंने एक नई दुनिया बनाई। मैं बस इस दुनिया से तालमेल रखना चाहता था और देखना चाहता था कि यहाँ के लोग कैसे हैं। ऐसा है तो मुझे अपनी दुनिया में ले चलो। मैं भी तो जरा देखूं कि तुम सच कह रहे हो या झूठ। प्रधान सिद्धांत को उस अलमारी के अंदर ले जाता है। जमींदार दूसरी दुनिया में आकर आश्चर्यचकित हो जाता है। ये तो सच में एक अलग दुनिया है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मेरे पूर्वजों ने इस दुनिया को बनाया था। उन्हें समुद्र के बीच में एक जादुई हीरा मिला था जिसकी मदद से उन्होंने ये दुनिया बनाई थी। मैं वो जादुई हीरा देखना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे दिखा सकते हो प्रधान? उस हीरे को देखना दूसरी दुनिया वालों के लिए मना है, मगर मैं तुम्हें दिखाऊंगा अगर मेरे दिखाने से हमारे रिश्ते में विश्वास बढ़ता है तो। प्रधान सिद्धांत को वो हीरा दिखाता है।
जमींदार उस हीरे को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। ये तो काफी सुंदर और अनमोल हीरा है। यही हीरा है जो हमारी दुनिया को बांध कर रखता है। ये दुनिया तो बड़ी ही अच्छी है। मैं अपनी दुनिया में जाकर लोगों को जमा करता हूँ। सिद्धांत अपनी दुनिया में चला जाता है और उस हीरे को चुराने की योजना बनाने लगता है। अगले दिन सिद्धांत फिर से उस अलमारी के जरिए उस दुनिया में जाता है और उस हीरे के पास पहुंचता है और उस हीरे को अपनी जगह से निकालने जाता है। तभी प्रधान आ जाता है। रुको, ऐसा मत करना। तभी सिद्धांत उस हीरे को अपनी जगह से निकाल लेता है। निकालते ही प्रधान और उस दुनिया की सारी चीजें बर्फ में बदल जाती है, मानो जैसे समय रुक गया हो। इस वजह से ये दुनिया पूरी तरह से बर्फ में बदल गई। किसी सिद्धांत नामक व्यक्ति के पास आज भी वो हीरा रखा हुआ है। सिद्धांत नाम कहीं सुना सुना सा लग रहा है। सिद्धांत को भूल गई क्या? हमारे गांव के जमींदार का नाम सिद्धांत है। पक्का फिर तो उन्होंने ही हीरा चुराया है। नन्हा, अगर हम उस हीरे को वापस लेकर उसकी जगह पर रख दें तो क्या सब वापस पहले जैसा हो जाएगा? हाँ, अगर वो हीरा अपनी जगह वापस आ जाए तो सब पहले जैसा हो जाएगा। तो आप निश्चिंत रहिए, हम वो हीरा अपने जमींदार जो कि चोर है उसके घर से ले आएंगे और इस दुनिया को वापस पहले जैसा कर देंगे। प्रीति, अर्पित और कविश अपनी दुनिया में आ जाते हैं। हमने जोश जोश में कह तो दिया कि हम उस हीरे को ले आएंगे, मगर हम उसे लाएंगे कैसे? हमें चोर के घर में चोरी करनी होगी। मेरे पास उसका एक अच्छा उपाय है। अगले दिन कविश जमींदार के घर जाता है और उनसे कहता है, क्या हुआ? इतने तेज भागकर क्यों आ रहे हो? वो आपको प्रधान जी ने जल्दी बुलाया है, बहुत जरूरी काम है, जल्दी जाइए। जमींदार प्रधान के पास जाता है और दूसरी ओर प्रीति और अर्पित जमींदार के घर में घुस जाते हैं। अब जल्दी से हीरे को ढूंढते हैं। अर्पित, जाओ तुम घर से थोड़ी दूर खड़े रहो। अगर हमारे घर से निकलने से पहले जमींदार आ जाए तो तुम उसे किसी और चीज से भटका देना। अर्पित बाहर पहरेदारी कर रहा होता है और प्रीति और कविश घर में उस हीरे को ढूंढने लगते हैं। तभी अर्पित को जमींदार आते हुए दिखता है। अरे बाप रे, ये जमींदार तो यहीं आ रहा है। कुछ ना कुछ तो करना होगा। कमाल है, प्रधान ने तो मुझे नहीं बुलाया था। जमींदार साहब, आपके बड़े वाले खेत में आग लग चुकी है। जाइए, जल्दी जाइए, नहीं तो आपकी खेती पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। क्या? अरे आज ये हो क्या रहा है मेरे साथ? जमींदार अपनी खेती में जाने लगता है। अरे तुम्हें वो हीरा मिला या नहीं? नहीं, पूरा घर छान मारा मगर वो हीरा कहीं नहीं मिला। मिल गया, मुझे हीरा मिल गया। ये इस संदूक में छुपा कर रखा हुआ था। कविश को वो हीरा मिल जाता है। वो लोग घर से बाहर आ जाते हैं और अपने घर जाने लगते हैं। तभी वहाँ जमींदार आ जाता है। रुक जाओ, मुझे लगा ही था कि दाल में कुछ काला है। लाओ, मेरा हीरा मुझे वापस करो। ये हीरा आपका नहीं है, ये हीरा दूसरी दुनिया से आप चुरा कर लाए हैं। दे दो वरना। अर्पित, प्रीति, भागो! तीनों दोस्त वहाँ से भागने लगते हैं और भागकर अपने अलमारी के पास पहुँचते हैं। जमींदार सिद्धांत उनका पीछा करते हुए वहाँ भी पहुँच जाता है, मगर तब तक तीनों अंदर की दूसरी दुनिया में चले जाते हैं और उस हीरे को उसकी जगह पर रख देते हैं। सब कुछ पहले जैसा हो जाता है, मगर वहाँ जमींदार भी आ जाता है। वो मेरा हीरा है, मैं उसे वापस लेकर रहूंगा। जैसे ही जमींदार हीरा लेने वाला होता है, तभी प्रधान उससे कहते हैं, रुक जाओ सिद्धांत, अगर अभी तुमने इस हीरे को फिर से चुराने की कोशिश की तो तुम बर्फ में बदल जाओगे। जैसे ही जमींदार हीरे को छूता है, वो बर्फ में बदल जाता है। मैंने तो कहा था, मगर इस सिद्धांत ने मेरी बात सुनी ही नहीं। जैसी करनी वैसी भरनी। सिद्धांत को वही मिला जिसका वो भागी था। नन्हा सारी बातें प्रधान को बताता है कि किस तरीके से प्रीति, अर्पित और कविश ने उन्हें बचाया। मैं तुम तीनों का कैसे शुक्रिया अदा करूं? हमें आपसे माफी मांगनी चाहिए। हमारी दुनिया के इंसान के कारण आप लोगों को इतना झेलना पड़ा। एक इंसान बुरा होता है, इसका मतलब ये नहीं कि सब बुरे होते हैं।
आप लोगों ने हमारी मदद की, ये इस बात का प्रमाण है। आप तीनों यहाँ पर कभी भी आ जा सकते हैं। आगे से प्रीति, अर्पित और कविश अपनी अलमारी से दूसरी दुनिया में आते जाते रहते हैं। भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया। पूरे देश में लॉकडाउन लग गया, जिसके चलते बहुत सारे लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और एक शहर में रहने वाले मान सिंह का व्यापार भी बंद हो गया। अपनी पत्नी अलका और बेटे दीपक के साथ उसने गांव लौट जाने का प्लान बनाया। मुझे लगता है कि अब हमें गांव वापस लौट जाना चाहिए। पिछले 25 वर्षों से गांव नहीं गए हो तो अब किस मुंह से जाएंगे? यहाँ भूख से मरने से अच्छा है कि हम अपने गांव वापस चले जाएं। माँ बाप की मौत के बाद भी हम लोग गांव नहीं गए। सभी गांव वाले क्या बोलेंगे? जब जीवित रहना भी संघर्ष बन जाए तो इतना ज्यादा नहीं सोचा करते। शहर में लॉकडाउन है, मैं आज ही गांव जाने की परमिशन लेकर आता हूँ। मान सिंह प्रशासन से परमिशन लेकर घर आ गया और घर का सामान बांधकर परिवार के साथ गांव जाने के लिए निकल गया। मान सिंह का गांव जगनपुर बहुत हरा भरा दिख रहा है और वहाँ सभी लोग स्वस्थ हैं। मान सिंह को गांव में देखकर लोग घरों के बाहर आने लगे। तभी मान सिंह के बचपन का दोस्त रणजीत भी दौड़ कर आया। हाँ जी भैया, आपको किसके घर जाना है? ये मेरा गांव है और मुझे अपने ही घर जाना है भाई। मैं तो तुम्हें पहली बार इस गांव में देख रहा हूँ। मेरा नाम मान सिंह है, मैं मास्टर जी का बेटा हूँ। मान सिंह? तू? अरे तू तो मेरे बचपन का दोस्त है। देखा, मैं तुझे ही नहीं पहचान पाया। अरे रंजीते! दोनों दोस्त एक दूसरे को गले लगाते हैं। तू इतने वर्षों बाद क्यों आया है? चाचा चाची के बाद तेरा घर खंडहर बन गया है, खंडहर। मैं पैसे कमाने में अंधा हो गया था, अब लौट कर आया हूँ। अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अच्छा भैया, मैं अब घर जा रहा हूँ, शाम को मिलते हैं। रंजीत अपने घर चला गया और मान सिंह भी बच्चों को लेकर खंडहर बन चुके घर में पहुंचा। पापा, हम इतनी गंदी जगह पर कैसे रहेंगे? बेटा, मैंने इस जगह पे अपना बचपन गुजारा है, जीवन के 25 साल बिताए हैं यहाँ पर। अब हम इसको फिर से साफ करेंगे ताकि तुम्हारा यहाँ पर खूब मन लग सके। मान सिंह अपने बेटे और पत्नी के साथ घर की सफाई करने लग जाता है और सफाई करके वो लोग रहने लगे और खेती करने लगे। दीपक धूप में खेत से वापस आया और अपने पिता से बोला, पापा, मुझे क्या करना था और आपने मुझे क्या दे दिया? समय बदलता रहता है बेटा, समय एक जैसा नहीं होता है। पता नहीं पापा, ये वक्त कब बदलेगा। मुझे पढ़ाई करनी थी, मेरे सारे दोस्त ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और एक मैं हूँ कि इस गांव में बैठा हूँ जहाँ पर इंटरनेट तक नहीं है। देखो दीपक, लॉकडाउन खुलने तक हम यहीं रहेंगे, हमारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मान सिंह सो जाता है। एक दिन दोपहर को दीपक अपने कमरे की सफाई कर रहा होता है। तभी उसकी नजर एक दरवाजे पर पड़ती है। दादाजी भी अजीब थे, कमरे के अंदर भी दरवाजा है। वैसे उस समय गांव में अटैच वॉशरूम का तो कॉन्सेप्ट नहीं था, फिर ये दरवाजा कहाँ का हो सकता है? खोल कर देखता हूँ मैं इसे। दीपक पूरी ताकत से वो दरवाजा खोलता है। दरवाजा खुल गया और वो रास्ता बेसमेंट में जा रहा है। मुझे इसके अंदर जाना चाहिए, लेकिन इसके अंदर कोई भूत तो नहीं है ना? लेकिन मैं इस गांव में वैसे भी परेशान हूँ, तो अच्छा है मैं इसके अंदर ही चला जाऊँ और हम लोगों को यहाँ से जाने का मौका मिल जाएगा। दीपक बेसमेंट के अंदर जाता है और वहाँ एक बड़ा कमरा है जिसमें 3 अलमारियाँ जर्जर हालत में रखी हुई हैं। तभी दीपक के ऊपर 3 चाबियाँ आकर गिरी। चाबियाँ? कुछ तो जादुई है, मुझे ये खोलनी चाहिए या फिर नहीं खोलनी चाहिए। दीपक चाबी हाथ में लेकर वापस भागकर अपने मम्मी पापा के पास जाता है और उनको सारी बात बताता है। वो दोनों भी उसके साथ बेसमेंट में जाते हैं। मैंने इसे बचपन में देखा था, लेकिन इसके अंदर क्या है पिताजी ने कभी नहीं बताया और ना मुझे कभी यहाँ पर आने दिया। अब तक तो मैं इसको भूल चुका था। चलो आज खोलकर देख लेते हैं। मान सिंह ने चाबी पहली अलमारी में लगाई और अलमारी खुल गई, लेकिन मान सिंह की सांसें थम गई। वो हैरान रह गया क्योंकि अलमारी में बहुत सारे पैसे थे। मान सिंह ने दूसरी अलमारी खोली तो उसमें सोने के बिस्किट थे और तीसरी अलमारी हीरों से चमक रही थी। वाह पापा, दादाजी कितना कुछ छोड़ कर गए हैं हमारे लिए। हाँ बेटा, मैंने कहा नहीं था कि वक्त सबका बदलता है।
मानसिंह ने उसमें से पैसे निकालकर गांव में हवेली बना ली और गांव में खेत खरीदकर नौकर रख लिए, साथ ही बिजनेस की तैयारियां भी कर ली। एक दिन दीपक रास्ते से जा रहा होता है, तभी उसे वहाँ रणजीत मिलता है। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते। और बताओ दीपक बेटा, कोई लॉटरी लगी है क्या तुम्हारे हाथ में? नहीं अंकल, लॉटरी नहीं, मेरे दादाजी का खजाना मिला है। अच्छा, कहाँ पर? हमारे घर के बेसमेंट में अंकल, बस उसी में मिला। अंकल मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जाना है। हाँ हाँ बेटा, तुम जाओ। दीपक चला गया। ओह, तो ये बात थी। जब शहर से आया था तो भिखारी था और अब अमीर बन गया है। मैं भी कितना बुद्धू हूँ कि मैंने उसको खंडहर समझकर छोड़ दिया। लेकिन रंजीते, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। तू अब भी वहाँ पर डकैती डाल सकता है, तो देर किस बात की है? चल, जल्दी चल। रणजीत पीछे वाले रास्ते से बेसमेंट में चला जाता है और वहाँ चाबियां भी रखी हैं। रंजीत ने पहली अलमारी खोली तो उसमें से धुआं निकलता है और दूसरी व तीसरी अलमारी अपने आप खुल गई। दूसरी अलमारी से गर्म पानी और तीसरी अलमारी से आग निकली, जिसने रंजीत को जकड़ लिया और रंजीत चीख कर जलकर राख हो गया। आवाज सुनकर मानसिंह और उसकी पत्नी भी आ गए। जादुई अलमारी से आवाज आई, मानसिंह, हम तीनों जादुई अलमारी हैं। तुम बेफिक्र रहो, इस धन पर तुम्हारे परिवार का हक है। हम ये किसी और को नहीं लेने देंगे। मानसिंह को जादुई अलमारियों का राज समझ आ गया और अब उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा।